अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग। जहाँ जहाँ मेरे सारे नाज़रीन बैठे हैं, गिमी टीवी की तरफ से आप सबको आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शगुफ्ता लोधी का आदाब। और नाज़रीन, आज हमारे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि आपको इतनी सारी बातों का नॉलेज देंगे कि जिसकी आपको ज़रूरत है, हमारे लेडीज़ को भी, हमारे जेंट्स को भी, ख़वातीन हज़रात जो भी हैं, दोनों ही जेंडर को। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में डॉक्टर शराज रज़ा साहब को बुलाया है, जो कि टॉप प्लास्टिक सर्जन इन लाहौर हैं। इन्होंने MBBS किया, MRCS और FCPS इन्होंने स्कॉटलैंड से किया, फेलोशिप इन हैंड एंड माइक्रो सर्जरी इन्होंने सिंगापुर से की, अनदर फेलोशिप इन्होंने किया हॉलैंड से, और उसके अलावा सुपर माइक्रो सर्जरी ही हैज डन फ्रॉम इंग्लैंड। और डॉक्टर शराज रज़ा की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इनके क्रेडिट में बात आती है कि ही इज highly skilled breast plastic surgeon in Lahore, specialized in rhinoplasty, liposections, breast surgery, and facelift, or surgeon in hand, everything, tummy tuck, and plastic surgeon and reconstructive सर्जरीज करते हैं ये, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं और थोड़ा इनका अपना प्राइवेट सेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर Hello, Shagufta ji. Thank you for having me, ji. थैंक यू सर। आप सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत आई एम रियली ऑनर्ड कि इतने इतने लाइक फाइक डॉक्टर से पूरी दुनिया से डिग्रियां आपने ली हुई हैं, तो आज आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारा पर्पस जो है इस शो का यही है कि वो चीज़ें जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता या जिनकी वो ज़्यादातर अवेयरनेस चाहते हैं, तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और सर, आप सबसे पहले बताइए कि आप जो अपना हमारे यहाँ पाकिस्तान में, यू आर वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, यू आर वन ऑफ द पायनियर इन फ्यू फील्ड्स, तो प्लीज आप उसके बारे में पहले नाज़रीन को बताइए। Peruzi, thank you for having me, ji. It's an honor for me as well. I love to take out the time for this, ji. ऐसा है जी कि हमारा जो फील्ड है ना जी, प्लास्टिक सर्जरी, वो कंपेयर टू बाकी फील्ड से बहुत पुराना नहीं है, आई मीन रीसेंट है। तो इसमें एडवांसमेंट्स की बहुत ऑप्शन होती है, सो यू कैन मेक अ नेम इन इट। और दूसरी बात ये होती है कि अब ये सुपर स्पेशलाइज्ड होता जा रहा है। पहले जनरल प्लास्टिक सर्जरी, मेरी जनरेशन तक जनरल प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, जिस तरह मैंने FCPS प्लास्टिक सर्जरी किया, MRCS सर्जरी किया फ्रॉम एडिनबरा, एंड फिर सुपर स्पेशलाइजेशन मुझे थी, बिकॉज एरा है माइक्रो सर्जरी। डेफिनेटली यू वुड वांट टू आस्क मी कि माइक्रो सर्जरी क्या होती है। माइक्रो सर्जरी ये होती है जी कि बहुत स्मॉल टिश्यूज, बहुत स्मॉल ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सर्जरी, जो माइक्रोस्कोप में हम 10 to 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन के अंडर करते हैं, उसको माइक्रो सर्जरी कहते हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसकी बेसिस क्या होती है। तो मुझे माइक्रो सर्जरी में एक्सेल करना था, बिकॉज दैट वाज अ फील्ड जो यहाँ इतना ज्यादा प्रोपेगेट नहीं कर रहा था। इंडिया में गंगा हॉस्पिटल वाज डूइंग अ लॉट ऑफ इट, लेकिन अदर देन दैट इंडिया में भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही स्टार्ट हो रहा था। तो मुझे वो करना था। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जन हैंड सर्जरी में पूरी दुनिया में या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैंड सर्जरी करते हैं या प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और दोनों डोमेन्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, और बहुत अच्छा क्रॉस ओवर है। लेकिन कुछ कंट्रीज के अलावा, जैसे सिंगापुर है, इवन USA है, एंड पोलैंड है, एंड डेनमार्क, इन कुछ कंट्रीज के अलावा स्पेशलाइज्ड हैंड सर्जरी का अलग से स्पेशलिटी नहीं है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, नॉट इवन UK जी। तो मुझे इसको प्रोपेगेट करना था। रियली मेरा ड्रीम ये था कि मैं फाइनली हैंड सर्जरी को एज अ स्पेशलाइजेशन, और अभी हमने उसका करिकुलम भी बना दिया, तो अब ये एक सेपरेट स्पेशलिटी पाकिस्तान में बन गई है। बिल्कुल रिसेंटली हमने उसका अप्रूवल लिया है, सो दैट इज अनदर क्रेडिट जो कि मुझे आई फील मोर ऑनर्ड अबाउट इट। तो मुझे वो हैंड सर्जरी करनी थी, और चूंकि हम जनरल अभी भी उस एरा में हैं जहां जनरल सर्जरी होते हैं, और मैं इंग्लैंड के भी टॉप नॉच प्लास्टिक सर्जन से, आई जस्ट मेट देम लास्ट मंथ एक मीटिंग के ऊपर, तो वहां भी यही ट्रेंड है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं और साथ कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं अपने प्राइवेट सेटअप पे। तो मेरा भी यही है। So currently I'm working as an assistant professor of plastic surgery in Jinnah Burn and Reconstructive Surgery Center in Lahore, Pakistan. Okay. Which is supposed to be the biggest burn center in Pakistan. And जब वो बना था तो उस वक्त it was the only burn center.
बर्न सेंटर और बर्न यूनिट की डिबेट में हम नहीं जाते, लेकिन अगर आप मैं स्पेसिफिक करूं तो बर्न सेंटर ज्यादा स्पेसिफाइड है, यानी वहां ज्यादा बर्न केयर होती है, एयर एम्बुलेंस अवेलेबल होती है। सो जब बर्न यूनिट्स एक दफा पेशेंट को रिससिटेट, इनिशियल रिससिटेट कर लेते हैं, तो they send the patient to burn center for further reconstruction and everything. ओके। जी, तो ये टर्शरी केयर सेंटर है। जी जी, कैरी ऑन जी। हाँ जी, वो सेंटर है। सो मेरी स्पेशलिटी तो बर्न इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा कुछ एक्सपीरियंस था from my previous works and even in Lahore and abroad from Germany and elsewhere, मैंने attachments की हुई थी, so I was given a responsibility to start the burn center here. So I just started it and then people are taking it forwards. लेकिन मैं जो हूँ अभी जिना बर्न रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में, बेसिकली आई एम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैंड सर्जरी यूनिट, और हमारा यूनिट इज वेरी फेमस ऑल ओवर पाकिस्तान, इफ नॉट अब्रॉड, for a few things. मैं जो कुछ चीजें स्पेशलाइज करता हूँ मैं पर्सनली, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज, अपर लिम्ब के जो ट्यूमर्स होते हैं, जो कैंसर्स होते हैं जी, और सबसे ज्यादा हमारी जो सर्विस है वो रीप्लांट सर्विस है, यानी यहाँ से ऑनवर्ड्स इवन फिंगर टिप तक कुछ भी अगर कट जाता है किसी एक्सीडेंट में, तो वी पुट इट बैक, एंड दिस इज बेसिक्स ऑफ माइक्रो सर्जरी, बिकॉज ये सर्जरी इतनी स्मॉल ब्लड वेसल्स की होती है कि जो माइक्रोस्कोप के बगैर ऑपरेट नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसका मतलब है जो पैरालाइज पेशेंट्स होते हैं या जिनकी कोई नर्व्स का प्रॉब्लम, आप वो सब रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं? जी, मैं ये बताता हूँ आपको इसके बारे में बिल्कुल थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑब्वियसली वो तो हम पूरा दिन और पूरी रात भी बैठे तो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो पैरालिसिस है ना जी, वो दो किस्म का होता है। एक पैरालिसिस होता है जो हमें स्ट्रोक की वजह से होता है, जैसे हम कहते हैं हेमीप्लीजिया, या किसी को स्ट्रोक हो गया या ब्रेन हेमरेज हो गया। That kind of paralysis can be made better, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो ब्रेन लेवल पर होता है। And I'm not a neurosurgeon. जो पैरालिसिस नीचे से जब नर्व्स निकल जाती हैं ब्रेन से ऑनवर्ड्स, चाहे वो स्पाइन में हो चाहे वो ऑनवर्ड्स, उनमें स्पेशली जो अपर लिम्ब की जो नेक से नर्व्स निकलती हैं, हाँ, उनको मैं डील करता हूँ। वो 7 नर्व्स होती हैं और उनसे बहुत सारे 3 कॉर्ड्स निकलती हैं, वो डिवीजन बनती है। तो हम देखते हैं कि क्या उनको रिपेयर किया जा सकता है। अगर रिपेयर किया जा सकता है तो हम उसको रिपेयर कर देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। लेकिन नर्व्स की ये क्वालिटी होती है कि वो 1 साल से ज्यादा अगर डैमेज रहे तो मसल्स डाई हो जाते हैं। सो जो भी हमने करना होता है पहले 3 मंथ्स के अंदर करना होता है। अगर हमें लगे कि नहीं, यहाँ से नर्व रिपेयर करके उसका इफेक्ट हार्ट तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, हम 1 ईयर का टाइम लूज कर देंगे, तो हम कहीं और से नर्व्स लेके, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट से, हम चेस्ट के मसल्स की 2 से 3 नर्व्स, वो 12 नर्व्स होती हैं, उनमें से 2 से 3 नर्व्स लेके ट्रांसफर कर देते हैं। बैक मसल्स की कुछ नर्व्स ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ हम दूसरी साइड की कुछ नर्व्स जो कि हम कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, वहां से ट्रांसफर कर देते हैं। तो द पर्पस इज कि हार्ट को इतना फंक्शन दे दिया जाए कि इट गेट्स बैक टू नॉर्मल। तो जितनी कम नर्व्स हों उतना ज्यादा 100% के करीब रिकवरी होती है, और जितनी ज्यादा नर्व्स हो तो हम इतना हैंड फंक्शन दे देते हैं कि पेशेंट माजूर नहीं रह जाए सारी लाइफ के लिए। बहुत अच्छा, देखें कितनी एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजी है ये सब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और ये जो PRP होती है, बालों का जो होता है, उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि बहुत हमारे ये लेडीज में या जेंट्स में जो बॉल्डनेस आ जाती है, और बालों की लेडीज में भी जैसे एज बढ़ती जाती है तो वो ग्रो, तो PRP को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए जी, PRP पे मैं अभी एक ट्यूटोरियल भी कर रहा हूँ, तो I'll send you the link for the YouTube as well। ये कोरोना वायरस की वजह से got stuck somewhere। होता ऐसे है शुभुक्ता जी कि हमारी बॉडी जो है ना, अगर आप देखें तो माँ के पेट में बच्चा 3 सेल्स से बनता है। शुरू में 3 सेल्स बनते हैं और उनसे आगे पूरी बॉडी बनती है। तो उसमें एक टाइप ऑफ सेल को हम कहते हैं एंडोडर्म, एक को कहते हैं एक्टोडर्म और एक को कहते हैं मीजोडर्म। एंडोडर्म से हमारा इंटेस्टाइन वगैरह बनता है, मीजोडर्म से हमारे मसल, हमारे हेयर बल्ब्स और वो सारी चीजें बनती हैं, और एक्टोडर्म से हमारी स्किन, कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन और हेयर बनते हैं। सो प्रिंसिपल ये है PRP का कि अल्लाह के जो गॉड है, उन्होंने हम सब के अंदर एक बैकअप प्लान रखा हुआ है कि बैटरीज और चीजें रखी हुई है, सप्लाईज, कि अगर मशीनरी में कहीं फॉल्ट आ जाए तो उसका बैकअप होता है। वो बैकअप हमारे पास सबसे ज्यादा हमारे ब्लड में होता है, हमारे बोन मैरो में होता है, और हमारे लिवर में होता है, और हमारी फैट में होता है। सो जहां से काम शुरू हुआ वो ब्लड से हुआ कि ब्लड में ऐसे सेल्स
जो कि अभी ब्लड के खास सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुए होते और जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। वो उनका काम ये होता है कि जहां भी चोट लगे या जहां कोई भी कमी बेशी हो, वो वहां जाके उस किस्म के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके। So PRP is platelet rich plasma. प्लेटलेट से हम वो ग्रोथ फैक्टर्स और वो स्टेम सेल्स ले जो हैं वो उनको इंजेक्ट करते हैं लोकली हेयर में, या और भी बहुत यूजेस हैं इसके। मैं सबसे ज्यादा इसको यूज करता हूँ जी नी पेन्स, जो वेट गेन के साथ लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, जिस तरह टेंडन होते हैं, अपर लिम्ब सर्जन हूँ जहाँ टेंडन्स में दर्द शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, स्किन की क्वालिटी बैड हो जाती है, इन सब जगह पे जाकर ये जो बैकअप सेल्स हैं जो कि अभी मिच्योर नहीं होते हैं, वहां जाके उस किस्म के सेल्स में कन्वर्ट होकर ये रिपेयर वर्क करते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक था इसका फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीइंग अ कॉस्मेटिक सर्जन, तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट ये ज्यादा किया करते थे, तो मैं खुद बहुत क्रिटिक था, लेकिन आई हैव नाउ बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 years नाउ, और मैंने स्टेम सेल्स पे बहुत काम किया है इन लैब एज वेल, क्योंकि मैंने शुरू किसी जमाने में फेलोशिप में जाने से पहले मैंने PhD प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो वो उसका बेसिस ये। सो PRP और दूसरा फैट में से सेल्स जो होते हैं, आप इस तरह समझें कि PRP में 10 हमारे पास वो बैकअप सेल्स हैं या वो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो जो फैट है ना वो रिजर्व है उसकी, यानी उसमें 1000 सेल्स है। सो हम फैट को निकाल के उन्हीं सेल्स को अगर यूज करें तो उनका रिजल्ट PRP से भी ज्यादा और जल्दी आता है। आपको मैं I'll forward you the photograph of the results के, और especially women have very very promising results। कुछ baldness जो होती है वो न्यूट्रिशन बेस्ड होती है, इसलिए जब हम स्ट्रेट अवे PRP पे नहीं जाते, कुछ न्यूट्रिशन पूरी करते हैं, रेस्ट पूरा कराते हैं, स्ट्रेस अवॉइड करने को कहते हैं, एंड गुड स्लीप कहते हैं, और साथ में हम कुछ मल्टीविटामिन जैसे विटामिन E एंड विटामिन C एडवाइस करते हैं। ठीक है जी। सो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बॉल्डनेस हमारे हो जाती है, स्ट्रेस से हो जाती है, तो वो मल्टीविटामिन से काफी बेटर हो जाती है, और साथ में हम उसको सप्लीमेंट कर देते हैं PRPs और नैनो फैट और फैट ग्राफ्ट इंजेक्शन से। उसके बाद कुछ एक होती है जो इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है, वो आमतौर पे बच्चों में होती है, एलोपेशिया एराटा कहते हैं, कि बॉडी अपने ही हेयर फॉलिकल्स को किल करना शुरू कर देती है। अगेन इसमें हमारे फैट के इंजेक्शन के स्टेम सेल्स, क्योंकि है तो ये चोट ना, तो स्टेम सेल्स का और PRP का बहुत रोल है, बहुत अच्छा है। कुछ देर हम स्टेरॉइड्स पहले देते हैं ताकि जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स वहां बहुत एक्ट कर रहा है उसको सप्रेस कर दें, एंड देन PRP से हम हेयर ग्रोथ और हर चीज बेटर करते हैं। और इसी तरह एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, इसे कहते तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, लेकिन ये बंदों और खवातीन दोनों में होता है, दोनों में होता है, तो इट्स अ पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस। इसमें भी PRP और फैट के काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं, लेकिन इन कंडीशंस में आपको कुछ हार्मोन्स को सप्रेस करने के लिए साथ में मेडिकेशन भी लेनी पड़ती है फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये जी कि हेयर ट्रांसप्लांट इज डेफिनेटली एन ऑप्शन, लेकिन उसको जब तक अवॉइड किया जा सके, हम PRPs और नैनो फैट ग्राफ्टिंग से उसको काफी अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन था, तो मैं वो सारे हमने जो ऑडियंस चाहते थे वो लिखते रहते हैं। तो एक और आपकी जो रेनोप्लास्टी सर करते हैं आप नोज का, अच्छा इसमें ये आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है सर? कॉस्मेटिक सर्जरी जी, मैंने खूबसूरत नाक बनाना और कुछ, और यहाँ पे आप रेनोप्लास्टी का भी बताइए प्लीज, और ये भी बताइए कि क्या आपने अपनी नोज की तो नहीं की हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बल्कि थोड़ी सी नीडेड है, I'm finding a surgeon for that, just kidding। तो ये जी मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी की भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। मैंने उसकी फेलोशिप की है फ्रॉम हॉलैंड, डच एसोसिएशन ऑफ फेशियल प्लास्टिक सर्जरी। जी जी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में जो मेरी ज्यादा चीजें मशहूर हैं, जो मैं ज्यादा कर पाता हूँ, वो नोज जॉब्स हैं जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, फेस लिफ्ट है, ब्रेस्ट सर्जरी, इम्प्लांट्स, रिडक्शंस, augmentations, tummy tuck, liposuction and body contouring as well. और अब recently I'm working more and more with fillers and botox as well, और full face sculpting की तरफ मेरा बहुत रुझान है, ताकि मैं अपनी armamentarium को add करूं, because आपको पता है डॉक्टर्स को constantly learn करना पड़ता है। जी जी जी। Rhinoplasty जी एक बहुत ही जबरदस्त procedure in my eye. It is at one hand the most delicate and most difficult procedure, but at the same time अगर आप इसको learn कर लेते हैं, so it is one of the most rewarding procedures, both financially obviously, but at the same time results बहुत आपके कंट्रोल में होते हैं। It's a small place। तो उसकी बेसिस क्या है? बेसिस ये है जी कि हमने खवातीन और मर्दों के लिए, बंदों के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड कर दिए।
फॉर एग्जाम्पल फोरहेड का एंगल कितना होना चाहिए, नाक का यहाँ स्टार्टअप का पॉइंट कहाँ होना चाहिए, उसका एंगल कैसे होना चाहिए, टिप कितनी रोटेटेड अपवर्ड होनी चाहिए, लिप से उसका कितना होना चाहिए, ये बेस कितनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, वो बहुत डिटेल है। सो हम एक परफेक्ट, आप जिसे कहते हैं ना जी परफेक्ट नोज, उसको एक माइंड में लेकर हम चलते हैं। लेकिन देयर इज ऑब्वियसली हर फेस पे सेम किस्म का नोज तो सूट नहीं करता जी जी। सो यू हैव टू मॉडिफाई, हम आपको फेस की सिमेट्री के लिहाज से उनको मॉडिफाई करना पड़ता है इन एंगल्स को और सारा। वुमेन जो होती है कॉकेशियन नोज, उनमें एक सुपर टिप यानी टिप जरा थोड़ी उभरी होती है, मेल्स में स्ट्रेट होती है, इसको अक्सर नैरो या विड्थ का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको डीएनए से होता है जी, बर्थ के बाद से नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी होती है, तो थोड़ा ब्लॉकेज का भी प्रॉब्लम होता है, बोन्स कभी वाइड होती हैं कभी नैरो होती हैं। सो हम बेसिकली आप समझें कि ये जो 2 बोन्स हैं और 4 कार्टिलेज हैं और सेंटर में एक 5th कार्टिलेज है, इसके इंटरप्ले को चेंज करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्किन है वो सिर्फ एक कवर है, उसको हम कुछ नहीं कहते। जो भी चेंज लाते हैं वो नीचे ऐसे लाते हैं कि ऊपर स्किन पे वो रिप्रोड्यूस हो सके और नजर आ सके। आपने मेरे रिजल्ट्स भी गुप्ता जी देखे होंगे। सो मैंने सारी आपकी वीडियोस देखी हैं, क्योंकि आपके साथ मैंने शो करना था और कुछ से मतलब मैं हैरान थी क्या अल्लाह ताला ने देखे कि खुदा जब इंसान को बनाता है और अल्लाह की दी हुई तो जो और उसके अल्लाह के दिए हुए नॉलेज से आप कैसे एक पूरा का पूरा एक मिरेकल ही आप चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ी डिफिकल्ट इसलिए होती है जी कि कोई चीज एबनॉर्मल नहीं है, आपने एक एबनॉर्मल चीज को खूबसूरत बनाना, ठीक है जी। कोई गलत चीज को सही करना है, प्लस वो होता है इधर इट्स ट्रू इट्स फॉल्स। लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना जी, वो बहुत असेस करना पड़ता है। इट्स अ माइंड गेम मोर देन टेक्निक, क्योंकि पेशेंट क्या एक्सपेक्ट करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट। मैं अपने वो जो मैंने आपको एंगल्स बताए हैं उसके लिहाज से परफेक्ट एक नोज कर दूं, बट पेशेंट इज नॉट हैप्पी, तो दैट इज अ फेलियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक सर्जन के लिए होता है कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और वो एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू लिव विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ही शुड हैव अ से इन इट कि वो कैसा दिखना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, बहुत लेडीज में ये जो है ओबेसिटी बहुत है और आप बहुत कर रहे हैं लाइपोसक्शन, टमी टक, आर्म्स का पोर्शन, आप फिगर को जैसे जो उसमें भी आप थोड़ा सा नॉलेज दें, क्योंकि हमारी इवन सब लोग ही हमारे एशियन लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो आप बारी बारी बता दीजिए, पहले लाइपोसक्शन क्या है, फिर टमी टक क्या है। मैं बताता हूँ जी कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी ये है कि जितनी आपकी हाइट है आपका वेट उससे ज्यादा, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। उसको हम लाइक एवरीथिंग एल्स क्लासिफाई कर लेते हैं कि कम ओबेसिटी, उससे थोड़ी ज्यादा ओबेसिटी, उससे ज्यादा, और सिवियर ओबेसिटी। सिवियर ओबेसिटी अगर थोड़ा सा ओवरवेट है, जिससे मुराद ये है कि आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा डिरेंज नहीं है, तो मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि आप एक्सरसाइज से कम करें। एक्सरसाइज से वेट कम किया जा सकता है, लेकिन एट टाइम्स बॉडी जो है वो उस शेप में नहीं आती जैसी हम चाहते हैं। कुछ जगहों पे फैट रह जाती है, बटक्स पे, वुमेन में बटक्स पे, थाइस पे, बंदों में टमी में, इन्फ्राम्ब्लाइकस। वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं लाइपोसक्शन की, क्योंकि लाइपोसक्शन वेट रिड्यूस करने की का टूल नहीं है। लाइपोसक्शन जो है वो बॉडी को स्कल्प्ट करने का है, आपको शेप देनी होती है। और अब तो हम बहुत आगे चले गए हैं, हम मेल्स में एब्स बना देते हैं, वुमेन में भी एब्स हम उसको कार्व कर देते हैं, शेप दे देते हैं। उससे ज्यादा ओबेसिटी हो तो होता यह है कि आपके फैट के अलावा आपकी स्किन भी एक्सेस होती है। ये आमतौर पे हमारी खवातीन में देखा गया आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इवन सी सेक्शंस, और उसकी वजह से कि पेट की दीवार जो होती है ना मसल वाली, वो भी थोड़ी लूज हो जाती है, तो उसको शेप देना लूज हो जाती है उसके लिए। हाँ ठीक है जी। तो अगर स्किन भी ज्यादा हो तो वो सिर्फ फैट के निकालने से सेट नहीं होगी, तो फिर हम उसमें टमी टक करते हैं कि हम एक चंक ऑफ स्किन भी निकालते हैं, नई अम्बलाइकस बनाते हैं, अगेन शेप देते हैं, फिगर देते हैं, और अंदर मसल्स को टाइट कर देते हैं, ताकि जैसे वो पहले खवातीन का बैकवर्ड कर्व और स्ट्रेट होता है वैसे हम दे देते हैं। उसके बाद अगला आता है कि मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड से मुराद है कि ऐसा मोटापा जो बीमारी का बाइस बनता है। बीमारी कौन सी? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब चीजें, जॉइंट पेन जो मैं भी आपको आर्थराइटिस बता रहा था, ये सब चीजें। ऐसा मोटापा जी एक्चुअली डिपेंडेंट होता है कि इसमें वेट रिड्यूस होना चाहिए, इसमें बॉडी शेप से ज्यादा आपकी जनरल हेल्थ को केटर किया जा रहा है।
ठीक है जी। सो ऐसे मोटापे के लिए आपको कोई मेजर मेटाबॉलिक जो है वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। डाइटिंग से आमतौर पे इतना मोटापा नहीं जाता, तो आप डिफरेंट प्रोसीजर्स कराते हैं, आप स्टमक छोटा करा देते हैं, आप जो है उनको उसका बैंड अप्लाई कर सकते हैं, आप बाईपास कर देते हैं कि फूड जो है वो स्टमक से फौरन आगे चला जाए, वो एब्जॉर्ब ही ना हो। सो वो सारी टेक्निक्स होती हैं जिनसे एक दफा पहले आप अपना वेट रिड्यूस कराते हैं, फैट लेवल रिड्यूस कराते हैं। जब वो रिड्यूस हो जाता है तो इट हैज बीन प्रूवन कि इससे डायबिटीज बेटर हो जाती है, हाइपरटेंशन बेटर हो जाती है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज बेटर हो जाती है, जॉइंट पेन्स बेटर हो जाती है। जब वो सब हो जाता है फिर हम प्लास्टिक सर्जन का वर्क स्टार्ट होता है। वो जो स्किन एक्सेस ढिलक जाती है, एप्रॉन्स, ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं, बाजू ढिलक जाते हैं, थाइज ढिलक जाती है, बैक पे वो स्किन आ जाती है, तो हम उसको स्कल्प्ट करते हैं। I had the opportunity and basically an honor to work with Al Eli. He's an Egyptian surgeon who is in Cleveland Clinic and he's a very dear friend of mine. वो इस चीज के फादर ऑफ जो है ना पोस्ट बेरियाट्रिक यानी वेट लॉस सर्जरी के बाद जो स्कल्पिंग होते हैं उसके फादर हैं पूरी दुनिया में. So I have the very close honor of working with him. In fact, by chance, even tomorrow night I've arranged a webinar with him for all our residents because I'm a teacher as well. So वो फिर हमें body sculpt करनी पड़ती है. फिर आती है सिवियर ओबेसिटी कि जब ऐसा मोटापा जो सिंपली विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर ऑर्गन आपको आपकी डेथ कर सकता है, इतना मोटापा कि वो कर सकता है. अगेन दैट इज अगेन एन इमरजेंसी. उसमें फौरन आपको कुछ ना कुछ करना है और उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, स्टमक को छोटा करना और बाईपास सर्जरीज को इमरजेंसी बेसिस पे किया जाता है सो दैट यू कैन सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन. अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि नॉर्मली हमारे इधर लंदन में भी कुछ 2-3 ऐसी फ्रेंड्स हैं, एक इंडियन फ्रेंड्स हैं, ये कुछ कहती हैं जी हमने बैंड करवाया स्टमक को, तो वो जी मेरा बैंड, मतलब आई थिंक सो कि ये मिथ है, एक माउथ टू माउथ नॉलेज जो देते हैं, लेकिन क्योंकि आज आप आए हुए शो में तो इसलिए मैं पूछ लेती हूँ कि वो जी मेरा तो बैंड इधर से उधर हो गया तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसी बात क्यों होती है, या क्या वाकई होती है, या ऐसे ये बिल्कुल होती है. अच्छा, बिल्कुल होती है जी. हाँ, इट हैपेंस. जो गैस्ट्रिक बैंड है ना जी, वो बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि अगर स्टमक आपका इतना बड़ा है तो आधे के ऊपर आप बैंड लगा देते हैं ताकि वहां खाना जाए ही ना, वहां खाना डाइजेस्ट ही ना और जाए ना. और अगर आप वन बिग मील या रिपीटेडली बिग मील्स लें, क्योंकि ये आपको मील्स लेने से रोक नहीं सकता, वो तो एक छोटा पार्ट ऑफ स्टमक है जो है. जब आप मील लेते हैं तो वो जिस तरह रबर बैंड को ज्यादा जो है बलून में ज्यादा हवा भर जाए तो वो रबर बैंड डिस्लॉज हो जाता है. सो उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो कहीं नहीं जाता, यानी कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं करता, बट यस वो मोटापे में फर्क नहीं डालता. टेक्निक्स जो है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती जाती है. सबसे पहले ये जो है ना हमने नॉन इन्वेजिव से शुरू किया बेरियाट्रिक सर्जरी के मुंह के जरिए पेट में एक बलून डाल देते थे, गैस्ट्रिक बलून जिसे कहते हैं. वो अंदर रहता था, उसकी वजह से आपको हमेशा लगता था कि पेट भरा हुआ है, आप खाते नहीं थे. ठीक है जी. लेकिन फिर देखा गया कि वो माइंड इतना जबरदस्त अल्लाह ने बनाया है कि माइंड बड़ी जल्दी उसको कवर कर जाता है, उसको पता चल जाता है कि भाई भूख लगी हुई है, समथिंग इज देयर. तो लोग पीपल स्टार्टेड ईटिंग, तो वो काफी हद तक ऑब्सोलीट हो गया. फिर ये बैंड वाला आया कॉन्सेप्ट कि भी ये इसका सटाइटी से काउंटर नहीं है, वो स्टमक का साइज छोटा कर देता है, बट उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आएंगे, वो डिसलॉज हो जाता है. तो उसका बाद उन्होंने फर्दर जो टेक्निक एडवांस की है उसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं कि वो 80%, 70 to 80% ऑफ का स्टमक निकाल ही देते हैं, उसको स्टेपल कर देते हैं और निकाल देते हैं, और वो स्टमक हमेशा के लिए छोटा रहता है. उससे एडवांटेज ये होता है कि आप जो मर्जी कर लें, आप एक तो बिग मील नहीं खा सकते, दूसरा ये है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और उस मतलब दैट इज समथिंग कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि कोई गारंटी है कि इसका इफेक्ट होगा. सो दैट इज वन प्रोसीजर जिसका गारंटीड इफेक्ट होता है, क्योंकि आप लूज करते ही करते हैं. और जो ज्यादा ओबीस लोग हैं वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन और मेरे जो फॉलोअप्स हैं उसके मुताबिक वो पहले 2 to 3 मंथ्स में 30 to 40 kgs तो बहुत आराम से लूज कर लेते हैं, और 60 to 80 इवन 100 kgs तक लॉस मैंने खुद उनकी बॉडी स्कल्पिंग की हुई है. So this is now the gold standard and most effective way. रबर बैंड से मोस्टली लोग अवे मूव कर गए हैं क्योंकि उसके डिसलॉज होने के चांसेस बहुत होते हैं. ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो बेरिएट्रिक सर्जरी होती है इसको आप कितने दिनों में, मतलब आप पार्ट्स में करते हैं या जैसे एक ही दफा कर लेते हैं, जैसे अगर थाइज भी है, टमी भी है, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? डिपेंड्स. इट डिपेंड्स कि मेरे पास जी पेशेंट्स शगुफ्ता जी काफी फ्रॉम अब्रॉड भी आते हैं, स्पेशली यूके से, यूएसए से, इवन साउथ अफ्रीका से.
तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो हम उनका प्रॉपर मेजर्स लेकर ब्लड अरेंज करके और सब कुछ करके एक दफा में कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स वेरी डिमांडिंग फॉर द सर्जन एज वेल एज द पेशेंट। Exactly. आप थाइज भी इन्वॉल्व हो जाए, आर्म्स भी हो जाए, ब्रेस्ट भी हो जाए, टमी भी हो जाए, they bear it well. I'm not saying they don't bear it well, but obviously जितनी morbidity बढ़ती जाए, so मैं ideally 3 steps में करता हूँ। I believe कि thighs एक step में होनी चाहिए, arms and tummy एक step में होनी चाहिए, back and breast एक step में होनी चाहिए। So that is my algorithm. और patient मुझे बताता है, so मैं prefer करता हूँ I start with tummy. Why? इसलिए क्योंकि tummy से इतना ज़्यादा result आता है कि patient builds a confidence in him, in the patient herself or himself and in the surgeon as well. So it's a principle of medical sciences कि आप पहला काम वो करें जो short हो और जो best result दे, so that the patient develops confidence कि हाँ फर्क आ रहा है और फर्क आएगा, and then you take it from there. और ऐसी जगहों पे जहाँ hidden scars होते हैं वहाँ आप लेके जाएं ताकि patient feels good about it. ब्रिलियंट डॉक्टर साहब, हमारे पास देखें इतना आपका इतना नॉलेज और इतनी गुफ्तगू फ्लो में गई है, हमारे पास लास्ट 5 मिनट रह गए हैं, तो इसमें मैं एक और बात जो कि बहुत कॉमन है हमारे एशियन लोगों में कि एक्नी वल्गैरिस के बारे में जरूर बताइए, और जो आप करते हैं एक्नी स्कारिंग जो कर रहे हैं, या क्या हिसाब किताब है उसका, क्योंकि ये फेस पे आ जाते हैं, बच्चियों के आ जाती हैं, थोड़ा एडल्ट भी, बड़े भी हो जाता है, इसके बारे में प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिए। जी, एक्नी बिल्कुल, एक्नी वल्गैरिस जी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यंगस्टर्स का, और वो एज भी वो होती है जब बच्चे कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होते हैं, वो लूज कर जाते हैं। A lot of people ask me कि आप कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं? ये तो एक शोशा की चीज है। Actually, there is no cosmetic surgery which is only cosmetic. There is always a reconstructive element in it. क्योंकि पेशेंट को कोई चीज बॉदर करती है तो वो उसको चेंज चाहता है, वरना who wants to get a surgery? उनके कॉन्फिडेंस को बॉदर कर रहा होता है, उनको नैग कर रहा होता है, उनकी डोमेस्टिक लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है, उनकी सोशल लाइफ को इफेक्ट कर रहा होता है। दैट इज व्हाई दे गो फॉर अ कॉस्मेटिक सर्जरी, एंड मुझे लगता है एवरी ह्यूमन हैज अ राइट टू इट, बट ऑब्वियसली माय ओपिनियन कैन बी बायस्ड बिकॉज़ आई एम अ सर्जन। जहां तक एक्नी की बात है जी, एक्नी इज समथिंग यू कैन नॉट प्रिवेंट, कि अगर किसी को जेनेटिकली बेसिस पे और उनकी डाइट बेसिस पे अगर एक्नी होनी है तो होनी ही है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। What you can do is कि आप उसको कंट्रोल करें with good diet. डाइट से मुराद ये है कि हम ग्रीसी फूड जो है वो कम से कम कर दें। दूसरी चीज हम ये करें कि हम अपनी क्लिनजिंग बेहतर से बेहतर करें, और तीसरी चीज ये कि वेजिटेबल्स एंड विटामिन्स का यूज ज्यादा करें। स्ट्रेस कम लें, स्लीप बेटर हो। ये जो मोबाइल फोन की कांस्टेंट ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होती हैं जी। हम लोग सोते हुए भी keep seeing our cell phone के हम पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, but that is very very harmful to your health, very very harmful. फिर हमारी जो डाइट में जी ये जो चिकन है जो रैपिडली ग्रोइंग नॉन ऑर्गेनिक नॉन वेजिटेरियन चिकन जो है, जो ब्रायलर जिसे कहते हैं हमारे रीजन में, सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। खवातीन में ये प्रॉब्लम आता है, बाल चेहरे पे बाल आते हैं, एक्नीज आते हैं। सो एक्नी कैन बी मेड मच बेटर विद डाइट, विद गुड मेडिकेशन, विद लोकल एप्लीकेशन। हम उनके स्कारिंग को करते हैं। What I deal with the acne, I usually refer to my skin specialist colleagues, क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, I don't cross over people. मैं बेसिकली डील करता हूँ एक्नी स्कारिंग के साथ, कि जब एक्नी खत्म हो जाती है और पीछे वो पिट्स और स्कारिंग्स और कई दफा बहुत सीरियस और सिवियर स्कारिंग छोड़ जाती है, that's where I come into play. और बेसिक नॉलेज इज द सेम, द स्टेम सेल्स, कि जहां भी जो भी चीज डेफिशिएंट या इंजर हुई है, हम वहां ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स और सेल्स को पहुंचाएं कि वो वहां करें। So basically, I found मैंने इसको as a challenge. I usually started taking only the challenging cases. मैं जो लेजर से ठीक हो जाते थे, I used to refer them to cosmetologists and वो, क्योंकि obviously लोग सर्जरी तो फौरन नहीं कराते। फिर ये हुआ कि हमने इसको किया कि उसको हमने स्कार्स को, बेसिकली स्कार को डिवाइड करना होता है। सो आप वो जो डिम्पल्स बने होते हैं, स्कार्स बने होते हैं, आप एक दफा उनको अंडरलाइन स्कारिंग से और टिश्यू से सेपरेट कर देते हैं, which is holding them together. And then I inject PRP and nanofat cells in underneath those layers. उससे दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जो स्किन होती है वो ज्यादा हील बहुत खूबसूरत होती है, हेल्दियर हो जाती है, उसके इफेक्ट की वजह से ब्लड सप्लाई बेहतर हो जाती है। दूसरी बात ये है कि एक बीच में कुशनिंग इफेक्ट आ जाता है, यानी वो स्किन जो ऊपर वाली डैमेज स्किन है वो नीचे वाली डैमेज स्किन से दोबारा टेदर नहीं होती, तो वो अपने अलहदा से अपने इफेक्ट्स देते हैं। और फाइनली जो बिल्कुल थोड़े से रह जाता है, डिफरेंस रह जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा ह्यू सा रह जाता है,
I always ask people कि don't go for perfection. There is nothing perfect in this world. लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ह्यू हो तो फिर वो लेजर्स और माइक्रोडर्माब्रेशन जो आप कहते हैं हल्का सा उसकी रगड़ाई से इट कैन बी मेड बेटर. सो अगेन स्टेम सेल्स इज द न्यू वर्ल्ड कि आप जहां भी कोई स्कारिंग है, जहां भी कोई टिश्यू डैमेज है, जहां भी कोई भी चीज ऐसी है जो डैमेज हो चुकी है, वहां आप स्टेम सेल्स को इंट्रोड्यूस करा देते हैं एंड दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. बट द होल थिंग इज अबाउट टेक्निक, हाउ टू मेंटेन एंड ऑब्टेन दीस स्टेम सेल्स. ब्रिलियंट डॉक्टर साहब. हमारी यहाँ पे एक इंग्लिश फ्रेंड है, वो फिलर्स वगैरह करती हैं, वो टॉक्स करती हैं, तो उसमें भी बताइए कि लास्ट में ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बास का वतीन हमारी कुछ फ्रेंड्स है ना, उनको जहन में ये है कि नहीं ये जरा इंजेक्शंस लगेंगे या क्या होगा, तो ये भी एक थोड़ा सा जो रॉन्ग परसेप्शन है, थोड़ा उसको आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज. जी, फिलर्स जी बेसिकली बहुत ज्यादा, आप यू वेरी राइट, पीपल कम एंड से कि जी ये तो नहीं होगा, जब फिलर का इफेक्ट खत्म होगा तो पहले से भी खराब हो जाएगा. उसका बताता हूँ मैं आपको. वो रीजन क्यों होती है कि आपको लगता है वो पहले से खराब हो गया है? वो इसलिए खराब हो गया है आपको लगता है क्योंकि एक तो यू आप पिछले 8 to 9 months में यूज्ड टू थे उसके फिलिंग इफेक्ट और हर चीज के. जब वो खत्म होता है तो चाहे आपकी स्किन बैक टू 9 months पहले चली जाए, लेकिन आपकी रिसेंट मेमोरी में वो एक चिजल्ड और वो सारी चीजें होती हैं, इसलिए आपको लगता है पहले से भी बुरा हो गया. दूसरी बात ये जी कि 9 months 1 year में यू हैव ग्रोन ओल्डर एज वेल, तो जो एडिशनल चेंजेस आनी होती हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते. आई थिंक फिलर इज अ रेवोल्यूशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमारी यंगर, अब देखें यंगर लॉट है पॉपुलेशन, जल्दी स्किन इफेक्ट्स और एजिंग डिफरेंसेस आना शुरू होते हैं स्ट्रेस की वजह से, अल्कोहल, स्मोकिंग, सन एक्सपोजर, ऑल दीज थिंग्स की वजह से डिहाइड्रेशन इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं. जो फिलर्स है ना जी, जो नई जनरेशन ऑफ फिलर्स है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दे वेरी सेफ. नंबर 2, उनमें ग्रोथ फैक्टर्स भी उन्होंने सप्लीमेंट किया होता है, तो वो स्किन की ना सिर्फ और सिर्फ आपको फिलिंग इफेक्ट देते हैं, वो आपकी हीलिंग भी कराते हैं. और फाइनली बोथ सेम इज ट्रू फॉर बोटॉक्स. हम एज एस्थेटिशियन वी मूविंग मोर टुवर्ड्स फिलर्स देन बोटॉक्स. हम बोटॉक्स को सिर्फ यहाँ से ऊपर यूज करते हैं, उसके नीचे फिलर्स यूज करते हैं. एंड फाइनली हर चीज का एक सर्कल होता जी. पहले फिलिंग इफेक्ट ये होती थी कि आपको लगता था कि वो बड़े बड़े चीक्स नजर आते थे कि जी फिलर डल गया बहुत ज्यादा किसी का, लिप्स इतने बड़े बड़े नजर आते थे, नोज, तो वो डिफॉर्मिटीज. एक्चुअली अब हम इसको बहुत स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं. इट्स अ फैंटास्टिक फिलॉसफी नाउ कि अब आप क्या करते हैं कि आप फिलर को फिलिंग से ज्यादा टाइटनिंग के लिए यूज करते हैं. यानी फेस के जो मसल्स है ना, आप उनके नीचे फिलर इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से मसल्स जो है वो अपने आप को पुल करते हैं. सो बेसिकली आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर रहे, आप बेसिकली जो मसल्स लूज हो गए थे, जो बोन्स एट्रोफी हो गई थी, उनको स्ट्रेंथ देते हैं और वो पुरानी अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, पुल की वजह से नेचुरल फेशियल फीचर्स देते हैं. अब जो नए एस्थेटिशियंस हैं, इंजेक्टर्स हैं और ये जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके रिजल्ट्स आर फार बेटर देन इन द पास्ट, बिकॉज अब वो इसको सिर्फ फिलिंग के लिए यूज नहीं करते, अब वो इसको प्रॉपर फिजियोलॉजी के लिए यूज करते हैं, स्किन इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज करते हैं, और बैलेंस, हमारा बैलेंस ये है कि हमारा चेहरा इस तरह हार्ट शेप ट्रायंगल में नीचे जाना चाहिए. सो हाँ, इवन इन द, पहले लोग कहते थे कि जो चबी फेसेस हैं उनमें फिलर नहीं लगना चाहिए, अब हम उनमें 20-30 cc फिलर्स डाल देते हैं to create an impression of a chiseled face. It's all about redistribution of volume. So fillers is going to be the next facelift. I feel कि ये किसी ज़माने में totally facelift को replace करते हैं. So बिल्कुल भी without getting afraid, you can get fillers. कुछ ऐसा नहीं है, no harmful effects. Infection rates are extremely low, almost negligible, and unless के किसी बिल्कुल ही आप non-trained बंदे से करवाएं, results are usually promising. But obviously, like everything else, you should go to an expert. Thank you so much, Dr. साहब. Thank you. बहुत मजा आया और बड़ा आपकी इतनी इंफॉर्मेशन, और बहुत सारे हमारे जो थे, ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपसे किए, ये लोगों के क्वेश्चंस थे, और उसके ऊपर मैंने आपकी वीडियोस. लास्ट में आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताते जाएं प्लीज, और कोई मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें तो माइक इज योर्स. Thank you so much, Gupta ji. Thank you. I'm sorry to everybody अगर मैं बहुत तेज बोला हूँ. Actually again, जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत कुछ बताने को था और हमारे पास टाइम नहीं था, but I'm always available. मेरी वेबसाइट है जी www.shiraz plasticsurgery.com. I'm accessible there 24/7. My team is working on that. Message ये जी कि I think first of all आजकल के era में COVID-19 ने एक
बहुत my heart goes out to all you people in UK. बहुत disaster हुआ है, even हम भी यहाँ face कर रहे हैं. Our prayers, all our support is with you guys, and we're going to get through it very soon. I think it has been handled really well all over the world. अगर हम सोचते हैं कि बहुत नुकसान हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. So जो मैसेज हमेशा ही प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और इन जनरल स्किन के बारे में मैं कहता हूँ कि इस वक्त फर्दर एनहांस हो गया, वो है स्ट्रेस. कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है. इस कोविड-19 ने फर्दर स्ट्रेस बढ़ा दिया. I feel कि do whatever you like to do in life and in general. Try कि आप stress ना लें. Whatever makes you happy, do that. Stress is minus plastic surgery. And if coming from me, that definitely means something. जितना stress कम लेंगे, उतना aging आपकी late होगी. And do not, and फिर उसके, despite saying that, I would say कि do not hesitate to go to an expert. Because अगर अल्लाह ने हमें शऊर दिया है to look good, then we should go out of the way. हम कपड़े भी तो बेस्ट पहनना चाहते हैं, हम हेयर डाई कराते हैं, हेयर कट कराते हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी इज जस्ट लाइक दैट. इसमें कोई मॉरल ऐसा नहीं है कि it's immoral or something, it's cheating or anything. I think हर बंदे का right है to look the best for his age and generation. But that's it. Thank you so much for having me. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab. Pleasure to talk to you. Bye bye. Pleasure all mine. Assalamu alaikum ji.